हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विथ एसआर में। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये टॉप 100 टॉपिक्स की सीरीज चल रही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगातार पूछे जाते हैं। तो आज हमारा इसी लेक्चर सीरीज में क्या है, ये 10वां लेक्चर होगा जो कि किसका है, होम साइंस यानी कि यार्न टर्मिनोलॉजी। टेक्सटाइल की ये क्लास होगी आपकी उन बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल है जो एकदम बेसिक से टेक्सटाइल के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, हम फिगर्स के साथ पढ़ते चलेंगे हम लोग। आप लोग कॉपी पेन ले करके बैठिएगा। ठीक है, क्या करना है इसमें, यार्न टर्म से रिलेटेड, शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हमें उनको समझना है और उनको पढ़ते चलना है। बहुत लंबी क्लास नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ, जितना आप पढ़ेंगे आपको उतना समझ में आएगा। एकदम बेसिक सी क्लास है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहली चीज क्या आएगी, सबसे पहले आएगा यार्न यानी कि धागा। ठीक है, धागा। पर क्या ये धागा डायरेक्ट धागा बन जाता है? नहीं, इसका एक साइकिल चलता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले उस प्रोसेस को देखिए। सबसे पहले क्या होता है कि ये एक तंतु होता है। ठीक है, तंतु यानी कि फाइबर जो डायरेक्ट किसी न किसी नेचुरल या फिर हमारे सिंथेटिक मैनमेड सोर्सेज से बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तंतु कहलाते हैं। जैसे कि कपास का जो तंतु होता है, रेशा, जब उसके कोए को निकाला जाता है, वहां से उसको तनाई की जाती है, यानी कि जो पहली प्रोसेस होती है वो क्या होती है, तंतु बनाने की होती है। इसीलिए पहला हमारा क्या हो जाएगा, तंतु यानी कि फाइबर। फिर ये तंतु और फाइबर आगे जाता है और आगे जाकर के ये क्या बनता है, आगे जाकर के जब इसकी रोविंग ट्विस्टिंग वगैरह कर दी जाती है तब ये क्या बनता है, तब ये बनता है यार्न यानी कि धागा बनता है। ठीक है, यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ फंक्शन किया गया है, कुछ ना कुछ क्रियात्मक क्रियाएं चलाई गई हैं, तब वो क्या बनता है हमारा, यार्न यानी कि धागा। और बेसिकली इन रेसों को ट्विस्ट करके, ठीक है, इनको मोड़ मोड़ करके धागे बनाए जाते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, एकदम आराम से आप एक एक चीज को समझ जाएंगे, तो घबराइएगा मत। यार्न धागा बनाने के बाद से इन धागों को ताना बाना में सेट करके क्या बनाया जाता है, तो बनता है आपका वस्त्र। ठीक है, क्या बनता है, वस्त्र बनता है, यानी कि क्लोथ्स बनते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्लोथ्स ये नहीं जो हमने पहन रखे हैं, क्लोथ्स वो जो हमें मार्केट में मिलता है, यानी कि जो सिंपल कपड़ा होता है। ठीक है, क्लोथ्स बनते हैं, वस्त्र बनता है। वस्त्र बनने के बाद से क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसे हम क्या कहते हैं, परिसज्जा। वस्त्रों पर क्या की जाती है, परिसज्जा। क्योंकि वस्त्र पहले क्या होते हैं, ग्रे गुड्स होते हैं। यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं, जो बिना परिसज्जा किए हुए वस्त्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ग्रे गुड्स कहते हैं। ठीक है, जो अपरिसज्जित वस्त्र होते हैं, और ये परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है प्रश्न। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर हम क्या करते हैं, परिसज्जा यानी कि फिनिशेज होती है हमारी। फिनिशेस से रिलेटेड मैंने शॉर्ट्स बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट फिनिशेस हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और श्योर है उससे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा जरूर से। और परिसज्जा के बाद से जो सबसे लास्ट हमारा बचता है, ठीक है, यानी कि जिसे अब हमें क्या करना है, जिसे अब हम यूज करेंगे पहनने में, तो वो क्या होता है हमारा, सबसे लास्ट बच्चों हो जाता है हमारा परिधान। ठीक है, परिधान। यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गई है, यहाँ ये क्लोथ्स नहीं होंगे। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, ये होगा टेक्सटाइल। क्योंकि वस्त्र अभी बना है, अभी धागों से निर्मित किया हुआ है, लेकिन जैसे ही वो परिधान में कन्वर्ट होगा, परिधान का मतलब क्या होता है, पहनने योग्य। पहनने योग्य, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम धारण करते हैं अपने शरीर पे। जैसे ये कोट पहना गया है तो ये क्या है, ये एक परिधान है। लेकिन अगर कोई सिंपल कपड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, जो जिसकी कोई बनावट नहीं है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की फिनिशेस नहीं की गई है, उस पर किसी भी प्रकार का पैटर्न नहीं है, कोई डेकोरेशन नहीं किया गया, वो आपका सिंपल कपड़ा हो जाएगा। तो परिधान को हम क्या कहते हैं, क्लोथिंग। यानी कि इन्हीं सब चीजों से मिलकर के क्या बना है आपका, वस्त्र एवं परिधान, यानी कि क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल। ये एकदम बेसिक क्लास है, इसलिए आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जानना होगा वॉर्प एंड वेफ्ट के बारे में। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, वॉर्प। ध्यान दीजिएगा, वॉर्प क्या होता है, तो वॉर्प को हम क्या कहते हैं, ताना धागा कहते हैं। क्या कहते हैं, ताना धागा। एकदम आराम से याद करना है आपको। ठीक है, ये क्या होती है, वार्प जो होती है ताना धागा, ये क्या होता है, लंबवत होता है।
लंबवत यानी कि जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। वार्प बोलते हैं, वार्प को ताना धागा बोला जाता है, और ये क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल होता है। आपने देखा होगा एक संरचना यहाँ पे बनाइए, कॉपी पे भी आप लोग बनाते चलिएगा, क्योंकि अगर आप फिगर्स के माध्यम से टेक्सटाइल को पढ़ेंगे तो आपको उसे समझने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। फिगर तो वैसे सिर्फ टेक्सटाइल के लिए नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए ज्यादातर अगर फिगर या फिर हम उसे अपने ट्रिक्स में बनाते चलेंगे ना, तो वो हमारे लिए समझना ज्यादा आसान होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ दो और चीजें दिखाई दे रही होंगी। क्या दिखाई दे रहा है, दो तरह के धागे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आपको लंबा धागा दिखाई दे रहा है, यानी कि लंबा, लंबवत, लंबवत है ना, लॉन्गिट्यूडिनल, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। ये जो धागा होता है ये आपका वार्प धागा होता है, ठीक है, वार्प धागा होता है। इसी को हम क्लॉथ बीम धागा भी कहते हैं। क्लॉथ बीम यानी कि जो करघा होता है हमारा, उस पे जो धागा सीधे चलता रहता है, जो कि वस्त्र निर्माण का बेस होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा वार्प थ्रेड होता है, वार्प यार्न होता है, ठीक। इसके बाद ये जो वाला जो आपको दिख रहा है जो क्षैतिज है, यहां लिख लीजिए। अगला दूसरा हमारा क्या है, वेफ्ट, वेफ्ट यानी कि बाना धागा, ठीक है, वेफ्ट यानी कि बाना धागा। ये क्या है हमारा, ये होता है क्षैतिज, क्षैतिज यानी कि क्रॉस सेक्शनल। सारे नाम याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि इससे बहुत सारे इन्हीं टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं आपकी परीक्षा में। लेकिन होता क्या है कि हम लोग इन बेसिक होता है ये, इसलिए इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो क्षैतिज यानी कि क्रॉस सेक्शनल होता है। इसके लिए और भी कई सारे नाम है, जैसे कि इसको हम कहते हैं भराई का धागा भी कहते हैं, भराई धागा, भराई यार्न, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं फिलिंग यार्न भी कहा जाता है, फिलिंग यार्न, ठीक है। ये क्या करता है, ताने के धागे से जैसे जैसे करघे पे आगे बढ़ता जाता है, ये शटल के द्वारा अपराइट होकर के ये क्या करता है, धागा भरता जाता है। और यही जब धागा भरता जाता है तो हमारे वस्त्र क्या होता है, निर्मित होता जाता है, बनता जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका क्षैतिज यानी कि क्रॉस सेक्शनल भराई का धागा होता है, फिलिंग यार्न होता है। और ये वाला जो आपका धागा है जो आपको पिंक कलर से दिखाई दे रहा है, यही धागा आपका वेफ्ट धागा है, यानी कि वेफ्ट यार्न है, ठीक है। देखिए धागा, थ्रेड, यार्न, ये सारी चीजें एक ही होती हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर रखिएगा, एकदम क्लियर। बस फाइबर अलग है, यानी कि तंतु अलग है, तंतुओं से ही क्या बनता है, धागा बनता है। आई होप ये क्लियर होगा। वार्प धागा, वेफ्ट धागा, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, एकदम आराम से आप नाम याद रखते हैं। वार्प यानी कि जो लंबा है, ठीक है, जो हम सिधाई में यूज करते हैं, अपराइट, जो अप टॉप टू बॉटम याद रखिए, जो इंग्लिश के बच्चे होंगे, जो ऊपर से नीचे जाता है, टॉप टू बॉटम जाता है, वो हमारा वार्प धागा होता है। और जो राइट टू लेफ्ट जाता है या लेफ्ट टू राइट जाता है, वो क्या होता है, हमारा वेफ्ट धागा होता है। वेफ्ट धागे को ही हम क्या क्या कहते हैं, भराई धागा कहते हैं, क्षैतिज धागा कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल धागा कहते हैं। वार्प को हम लंबवत और लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को अब कुछ टर्म्स बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले तो मुझे लगता है कि अगर एक फिगर हम लोग बना लें तो उससे चीजों को समझेंगे तो सारी चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। कुछ कुछ चीजें आप लोगों का बहुत जरूरी है जानना। अब ध्यान दीजिएगा कि ताना बाना धागा का प्रयोग वीविंग यानी कि बुनाई में होता है, लेकिन जैसे ही हम नीटिंग की बात करते हैं, यानी कि जो सलाई और ऊन से बनाया जाता है या फिर जो मशीनी तरीके पे नीटिंग की जाती है, दोनों में अंतर पहले समझ लीजिए। यहाँ पे एक तरफ आप समझिए वीविंग क्या होता है, वीविंग, इसे भी हम क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारा है नीटिंग, नीटिंग हिंदी में इसे भी हम क्या कहते हैं, बुनाई ही कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वीविंग में हम यूज करते हैं ताना और बाना धागा का। इसका यूज करते हैं ताना और बाना, यानी कि दो धागे यूज होते हैं, दो धागे प्रयोग होते हैं। लेकिन नीटिंग में क्या होता है, नीटिंग में आपका एक ही धागा होता है, ठीक है, एक ही धागा होता है, जिसे कि क्या करते हैं, लूप बनाकर यानी कि फंदा बना करके प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैंने स्टिचेस पढ़ाया हुआ है, उसमें इन सारी चीजों को बताया भी है कि इंटरलूपिंग, इंट्रालूपिंग, इंटरलेसिंग क्या होता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा होगा तो। इसमें मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी।
ठीक है। तो नीटिंग और वीविंग में बेसिकली क्या अंतर है कि वीविंग में 2 धागे प्रयोग होते हैं और नीटिंग में हमारा एक ही धागा होता है जिसे लूप बना करके बनाया जाता है। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, मेन टॉपिक क्या है हमारा कि यहाँ पे आपको याद क्या रखना है। आपने ये याद कर लिया कि ये जो धागा है ये क्या है, ये हमारा ताना धागा है। क्या है, ताना यानी कि वार्प। बहुत ज्यादा स्पेस हो जाएगा, 1 मिनट। ताना यानी कि वार्प, ठीक। आपको ये पता चल गया कि ये जो धागा है ये वाला, ये क्या है, ये वेफ्ट है। वेफ्ट यानी कि बाना, ठीक है। ये तो आपकी वीविंग के लिए हो गया, यानी कि बुनाई के लिए, जब ताना और बाना करघे के द्वारा बुनाई हो रही है तो उसके लिए हो गया। लेकिन यदि मैं कहूं कि नीटिंग में भी तो 2 धागे हैं ना, यानी कि संरचना तो उनकी भी ऐसे ही हो रही है। भले लूप से बन रहा है, धागा एक है लेकिन लूप के द्वारा प्रोसेस तो हो रहा है, यानी कि एक क्रॉस वाइज जा रहा है, एक लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके क्या होंगे, 2 अलग अलग नाम हैं इनके, ध्यान रखिएगा। और बहुत जरूरी है ये याद रखना क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो धागा आपका हॉरिजेंटल रो बनाता है, ठीक है, हॉरिजेंटल यानी कि क्रॉस वाइज रो बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इसे नहीं, मैं करना कुछ और चाहती हूँ, होता कुछ और है। यहां देखिए, ये दोनों धागे क्या होते हैं, ये दोनों धागे आपके कोर्स कहलाते हैं। कोर्स धागे, कोर्स यार्न कहते हैं नीटिंग के अंतर्गत, ठीक है। और जो लंबवत धागे होते हैं, इन लंबवत धागों को हम क्या कहते हैं, लंबवत धागों को हम कहते हैं वेल्स, ठीक है। यहां भी आपको लंबवत और क्षैतिज के नाम से ही याद रखना है। तो ध्यान देखिएगा, दोनों में पार्टीशन आप कर लीजिए। दोनों को अगर आप पार्टीशन कर ले, एक तरफ हमारा क्या है वीविंग और दूसरी तरफ हमारा क्या है नीटिंग, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर है। वीविंग के लिए भी 2 धागों की जरूरत है, ताने और बाने की, जिसमें ये जो क्षैतिज धागे होते हैं वो वेफ्ट कहलाते हैं और जो लंबवत धागे होते हैं वो ताना धागा कहलाते हैं। दूसरी साइड में हमारा नीटिंग है, ये भी बुनाई की प्रक्रिया है। इसमें एक धागा होता है जिसे लूप बना करके यूज किया जाता है, लेकिन जो संरचना बनती है वो 2 धागे के समान ही बनती है। तो इसमें जो लंबवत धागा होता है उसे हम कहते हैं वेव्स और जो क्षैतिज धागा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोर्स कहते हैं, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा। इससे बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये समझना बहुत आसान है। तो इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अलग टर्म्स पे। चलिए एक चीज और बता देते हैं इसमें, अभी स्क्रीनशॉट मत लीजिए, एक चीज और बता देते हैं। जो आपने अभी वार्प और वेफ्ट पढ़ा है ना, वार्प और वेफ्ट, यहाँ पे वार्प और वेफ्ट जो पढ़ा है, यहाँ पे आपको बता देते हैं, पेन ही नहीं सेलेक्ट करना बनता है। देखिए, जब भी वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया, तो उसमें आपके ताने धागे क्या होते हैं, एक साइड से जाते हैं। जैसे मान लीजिए ताने, ये ताने के धागे हैं। अब जब वस्त्र बनाने की प्रक्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा, वहां पे ये थोड़ा सा डाइवर्जन इसका चेंज हो जाता है। ये अगर आपका क्या है, बीम है, ये भी क्या है आपका बीम है, ये क्लॉथ बीम है आपका, ठीक है, आगे का जो बीम होता है, और यहाँ पे कपड़ा लपेटने वाला बीम होता है। तो जहां से आपका स्टार्टिंग होता है, तो यहाँ से ताने का धागा आगे बढ़ता है, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे ताने का धागा हो जाता है, ठीक है। और जब वेफ्ट धागा आता है तो ये क्या होता है, ये बाने का धागा होता है। तो इसीलिए जब भी हम किसी कपड़े में बात करते हैं, अलग ही बताना उचित है आई थिंक, यहां बताते हैं, ठीक है। आप नोट भी कर सकते हैं चाहे तो, टोटल नंबर ऑफ वार्प यार्न या वार्प थ्रेड्स, ठीक है। यानी कि किसी वस्त्र में जो जितने सारे भी वार्प धागे प्रयोग हुए हैं उनका क्या नाम होता है, और दूसरी तरफ है आपका टोटल नंबर ऑफ वेफ्ट यार्न। ये टर्म्स याद रखिएगा, इन टर्म्स से क्वेश्चंस बने हुए हैं। हम बार बार क्यों कह रहे हैं क्वेश्चंस बने हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम को एनालिसिस करेंगे तो आपको इन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नेट के पेपर में मिलेंगे, लेकिन अगर आप आरपीएससी बीपीएससी के भी पेपर्स को देखेंगे तो वहां भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वार्प यार्न जो होता है, यानी कि किसी संरचना में, वस्त्र की संरचना में ये जितने भी वार्प धागे हैं, लंबवत धागे, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम एंड्स कहते हैं। ये याद रखिएगा, क्या कहते हैं, एंड्स कहते हैं। एंड्स यानी कि लंबवत धागे हैं खत्म,
एंड्स धागे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वेफ्ट यार्न, यानी कि ये वाले जो धागे हैं, ये धागे क्या कहलाते हैं? इन धागों को हम कहते हैं पिक्स, ठीक है, पिक्स। अब पिक्स क्या होता है या पिक क्या होता है? तो जब वेफ्ट धागा जो ये हमारा जा रहा है, ये यहां से उठ करके यहां तक जाता है ना, तो ये एक पिक पूरा करता है। इस पिक को हम पंक्ति भी कहते हैं। ये एक धागा उठा, ये यहां से यहां गया तो एक पिक पूरा हुआ, फिर दूसरा इधर से जब इधर आएगा तो ये 2 पिक पूरा हुआ, फिर इधर जाएगा तो ये 3 पिक पूरा हुआ। ऐसे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पिक कहते हैं या पिक्स कहते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को याद रखिएगा। जो वार्प यार्न होगा उसे हम एंड्स भी कहेंगे, जो वेफ्ट यार्न होगा उसे हम पिक्स भी कहते हैं। इनके नाम से घुमा घुमा करके प्रश्न पूछता है, लेकिन आपको याद रखना है एक चीज कि जो लंबा धागा होगा, जो बनाने का, बेस बनाने का काम करेगा, वो वार्प होगा, एंड होगा, और जो भरने का बेसिकली काम होगा वो किसका होगा? वो पिक्स या फिर वेफ्ट का होगा। आई होप कि क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब कुछ चीजों को और देख लीजिए, ये मैं इरेज कर देती हूं, आप बना लीजिएगा कॉपी पे। देखिए, एक होता है टीपीआई, ठीक है। अब ये टीपीआई क्या है? तो टीपीआई का पूरा नाम है ट्विस्ट पर इंच, ठीक है। टीपीआई क्या है? टीपीआई एक शॉर्ट टर्म है आपका, जो कि ट्विस्ट पर इंच, यानी कि धागों को लपेटने में, धागों की रोविंग यानी कि धागों को मोड़ने में, क्योंकि धागों को क्या किया जाता है? फाइबर्स को, 2-3 फाइबर्स को, एक से अधिक फाइबर्स को लेकर के ट्विस्टिंग कराई जाती है उनकी, ठीक है, उनको घुमाया जाता है। तो घुमाने में, जैसे मान लीजिए ये एक थ्रेड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो जब हम इन तीनों को मिलाएंगे, आप अपने बाल की चोटी जैसे समझिए, ठीक है, थोड़ी सी संरचना डिफर होगी, तो ये क्या है? ये ट्विस्टिंग है बेसिकली। जैसे बाल हम चोटी बनाते हैं ना 3 धागों को लेकर के, तो वो क्या होती है? वो ट्विस्टिंग की प्रोसेस होती है। तो इसी तरह धागों के निर्माण में भी ट्विस्टिंग होता है। तो जो 1 इंच, अगर मान लीजिए कि ये एरिया 1 इंच है, हालांकि 1 इंच से बहुत बड़ा है, लेकिन आपको बस समझने के लिए बता रहे हैं, अगर ये 1 इंच है तो इस 1 इंच के हमारे धागे में कितने ट्विस्ट पड़े हैं, उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? टीपीआई का यूज करते हैं, ट्विस्ट पर इंच, ठीक है। याद रखिएगा, क्लियर इसको रखिएगा। नंबर ऑफ ट्विस्ट पर इंच किससे मेजर करते हैं? टीपीआई से करते हैं। अब इसी में एक चीज और आता है आपका, वो क्या है आपका? टीपीएम, ठीक है। सेम चीज है, थोड़ा सा अंतर है, सारी चीजें वही रहेंगी, बस अंतर क्या है? ट्विस्ट पर मीटर, यानी कि ये तो इंच में था, 1 इंच में कितने ट्विस्ट आ रहे हैं धागे में, उससे उसकी क्वालिटी के बारे में मेजरमेंट करेंगे हम कि धागा कितना बढ़िया है या फिर खराब है। दूसरा हमारा ट्विस्ट पर मीटर, यानी कि पूरे के पूरे 1 मीटर में, अगर ये धागा आपका 1 मीटर के बराबर है, तो उस पूरे 1 मीटर के धागे में कितने सारे ट्विस्ट पड़े हैं, इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टीपीएम का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा। एक चीज और बता दें यहीं पे, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज बता रहे बेटा, आपको ध्यान रखिएगा सब लोग। जीएसएम, जीएसएम क्या होता है? थोड़ा सा समय दे रहे हैं आप लोग, हालांकि लाइव नहीं देख रहे हैं, रिकॉर्डेड ही देख रहे हैं, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं जब भी आप देखेंगे कि जीएसएम क्या होता है, ठीक है। जीएसएम में क्या है आपका? वस्त्र को नापने की प्रक्रिया है। जो कपड़ों की वेटिंग होती है ना, कपड़ों का जो वेट किया जाता है, जैसे नॉर्मल अगर आप दूध लेते हैं तो दूध को किस में लेते हैं? लीटर में लिया जाता है। पानी, तेल, ये सारी चीजें लीटर में नापते हैं। लेकिन आलू लेते हैं, दाल लेते हैं, चावल लेते हैं, तो उसको ग्राम में नापा जाता है, किलोग्राम में नापा जाता है। वैसे ही कपड़ों को नापने के लिए ग्राम पर स्क्वायर मीटर का यूज होता है। किसका यूज होता है? यानी कि इसका पूरा नाम क्या होगा? ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसको डोनेट कैसे करते हैं? इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको करते हैं ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि इस तरह से इसको लिखा जाता है, समझा जाता है। तो ग्राम पर स्क्वायर मीटर क्या आपका जीएसएम है, जो कि नॉर्मल कपड़ों को, जो सामान्य हमारे कपड़े होते हैं, धागे होते हैं, उनको मापने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन एक सिर्फ MOMMES यानी मॉम्स या मीटर होता है, ये भी देख लीजिए। हो सकता हो कि अगली बार परीक्षा में यही टर्म आपसे टकरा जाए, तो आप क्या करेंगे? पढ़े ही नहीं रहेंगे तो क्या ही फायदा है। जो चीजें सिर्फ परीक्षा में पूछी हुई हैं वही पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ चीजें एक्सपेक्टेड भी हम पढ़ लेंगे तो कोई बुराई थोड़ी है, आपकी पढ़ाई से ही संबंधित है। एक टर्म होता है MOMMES, मॉम्स, ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं M।
एम से डिनोट करते हैं इसको। ये क्या होता है, जब हम लंबे धागे यानी कि स्टेपल धागे नहीं, धागे में क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं ना, अभी ये भी बताएंगे आपको। जब हम लंबे धागों का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा मीटर में नापा जाता है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ सिल्क फाइबर। क्या है ये, मेजरमेंट ऑफ सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है। तो ये मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, मीटर के द्वारा करते हैं, इसलिए इसको मॉम्स बोला जाता है, जिस सिल्क फाइबर का बेसिकली मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो आई होप कि इतना सारा आपको क्लियर होगा। अब नई बस एक चीज और आपको बताते हैं, नई क्या है, पुरानी ही है, टाइप्स ऑफ यार्न या टाइप्स ऑफ फाइबर। टाइप्स ऑफ यार्न नहीं, वो तो डीप में पढ़ने वाली चीज है। टाइप्स ऑफ फाइबर्स, क्योंकि आज टर्म्स से रिलेटेड था, तो आज की क्लास हमारी टर्मिनोलॉजी की है, इसमें आपको बेसिक चीजें ही बता रहे हैं बस। फाइबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फाइबर क्या, जो हम उनके स्रोत से लेकर के आके बस उनको हल्का सा खींचते हैं, ड्राइंग करते हैं, उसके द्वारा जो तैयार होता है वो हमारा क्या होता है, फाइबर कहलाता है या फिर तंतु कहलाता है। तो तंतु के प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है हमारा वो होता है स्टेपल, क्या कहते हैं इसे, स्टेपल तंतु। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, फिलामेंट। फिलामेंट, ठीक है। यही दो प्रकार के जो तंतु होते हैं आपके, इन्हीं से आपका सारा टेक्सटाइल बना हुआ है, सारा वस्त्र एवं परिधान का जो आपका चैप्टर है वो इन्हीं दो से मिलकर के बना हुआ है। स्टेपल का मतलब क्या होता है, स्टेपल का मतलब है बेटा यहाँ पे छोटे तंतु। छोटे तंतु, जो छोटे फाइबर्स हैं, स्मॉल फाइबर्स हैं, वो आपके स्टेपल कहलाते हैं। और जो लंबे तंतु होते हैं, लंबे तंतु, ये क्या कहलाते हैं आपके, फिलामेंट कहलाते हैं। अब इनकी लंबाई भी क्या होती है, अब छोटा लंबा कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो जो कुछ सेंटीमीटर से, मान के चलिए कि लगभग जो 2 सेंटीमीटर से लेकर के आपके 5 से 6, ठीक है, 5 सेंटीमीटर मान के चलिए लगभग, तो 2 से 5 सेंटीमीटर या फिर 1 से 5 सेंटीमीटर के बराबर के होते हैं यानी फाइबर्स, वो आपके क्या होते हैं, स्टेपल धागे कहलाते हैं। और जो ज्यादा बड़े होते हैं, यानी कि जो लगभग 1 फीट से ज्यादा, 1 मीटर से ज्यादा, 1 फीट नहीं, लगभग 1 मीटर से अधिक जो होते हैं, ठीक है, फीट में भी ले लेते हैं, कुछ धागे जो होते हैं वो फीट में भी आते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये फिलामेंट धागे कहलाते हैं। अगर आप इनका एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण की क्या कौन कौन से हैं, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कपास का तंतु, ठीक है। कपास का जो तंतु होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, स्टेपल के अंतर्गत आता है। और वही अगर नेचुरल फाइबर में इसका एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिल्क के फाइबर को लिख सकते हैं। सिल्क फाइबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फिलामेंट होगा। यानी कि जो स्टेपल और फिलामेंट है, स्टेपल धागे, फिलामेंट धागे, ये क्या है, ये आपके नेचुरल में पाए जाते हैं, यानी कि प्राकृतिक धागे जो हैं उनके प्रकार के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो संश्लेषित रेशे होते हैं यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, आपके फिलामेंट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो बनाए जाते हैं ना, स्पिनरेट के द्वारा बनाए जाते हैं, तो वो लंबे धागे होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहा आप लोगों के लिए, जो ये टर्मिनोलॉजी से था सारा का सारा, तो इसीलिए थैंक यू सो मच लिख देते हैं, क्योंकि इसमें ऐड नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोगों के लिए, लास्ट में थैंक यू लिख दे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में हमारे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए क्लास से बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।